नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का संविधान की इस क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के तहत हमने संविधान के मूलभूत तत्वों को देख लिया है, संविधान का परिचय कर लिया है और लोकतंत्र को हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने संविधान का जो परिचय कराया, एक विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने संविधान का परिचय का किया। उसके बाद लोकतंत्र हमने 2 वीडियो में पढ़ा, लोकतंत्र का हमने एक विस्तृत अध्ययन किया। ठीक, अब हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की। तो मेरे प्यारे मित्रों, संविधान सभा एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस परीक्षा हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो। यहाँ से परीक्षा प्रश्न बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं। कहाँ से? संविधान सभा से। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो संविधान सभा को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सब कुछ मैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बस कंसंट्रेट कीजिएगा। तो हम लोग संविधान सभा को पढ़ने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं संविधान सभा की तरफ। हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की। थोड़ा सा पहले संविधान सभा की भूमिका को समझ लेते हैं कि संविधान सभा को बनाने की मांग क्यों उठी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अतः 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश उपनिवेश था। अतः यहाँ पर ब्रिटिशों का राज था, वही लोग राज कर रहे थे। धीरे धीरे हमारे भारतीय जो हैं वो जागरूक हुए और उन्होंने खुद की संविधान सभा बनाने की मांग की। ठीक है, खुद की संविधान सभा बनाने की मांग की। यदि अपनी खुद की संविधान सभा बनने का तात्पर्य यह था कि हम खुद राज करेंगे, यानी कि हम अपने देश के मालिक हम खुद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बात करने वाले जो व्यक्ति थे, कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया था। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है, कब किया था? नोट करते जाइएगा। 1922 ईस्वी में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि उस दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए, उस दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संविधान सभा की मांग किया था। तो दोस्तों वह व्यक्ति हैं 1934 ईस्वी में उन्होंने डिमांड किया था संविधान सभा का। कौन है? M.N. राय। M.N. राय द्वारा। ठीक है दोस्तों, तीसरी बार 1936 ईस्वी में मांग किया गया कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कांग्रेस के द्वारा। उसमें कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और कांग्रेस के मन से किसकी मांग की गई? संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है 1940 में। 1940 में क्या आता है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1922 से संविधान सभा की मांग हो रही है और अंग्रेज नहीं मान रहे हैं। ठीक है, 1922 से हमारे जो भारतीय हैं, महात्मा गांधी, नेहरू और M.N. राय वगैरह, ये सभी कब से मांग कर रहे हैं? 1922 से। किसकी मांग कर रहे हैं? संविधान सभा की। लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे हैं। अंततः 1940 में एक प्रस्ताव लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था। क्या? अगस्त प्रस्ताव। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। इसी अगस्त प्रस्ताव के तहत सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों के लिए उनका अपना एक संविधान सभा होनी चाहिए। किसमें कहा? अगस्त प्रस्ताव के तहत। किसने कहा? लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि भारतीयों का एक अपना संविधान होना चाहिए। सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कहा गया, अभी स्वीकार नहीं किया गया, बस इतना स्वीकार किया गया है कि इनके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद
हम जो भारतीय थे, अतः उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे जैसे नेहरू थे, गांधी वगैरह थे, तो इन्होंने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, कि जो अंग्रेज़ थे इन्होंने यह तो कहा कि भारतीयों के लिए अपना संविधान सभा होगा, लेकिन उन्होंने यह कहा कि उस संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय होंगे, मुख्यतया भारतीय होंगे। अतः संविधान सभा मुख्यतया का मतलब क्या होता है, मुख्यतया भारतीय का मतलब उसमें मुख्य रूप से भारतीय रहेंगे, लेकिन अंग्रेज भी शामिल रहेंगे उस संविधान सभा में। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, संविधान सभा हम लोगों का बनने जा रहा है, तो उसमें अंग्रेज़ों का क्या काम। ठीक है, तो इसीलिए उसमें के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि ना भैया, हमारा संविधान हम खुद बनाएंगे, हमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमारे संविधान सभा से दूर रहिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने, अंग्रेज़ बोले कि नहीं, हम शामिल होंगे। इसलिए हमारे जो भारतीय थे, भारतीय नेता थे, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, खारिज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1942 में आता है, फिर उसके बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्या था मित्रों, क्रिप्स मिशन, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। कब आया, 1942 में। अब इस क्रिप्स प्रस्ताव के तहत एक किसके द्वारा लाया गया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्या लाया गया था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, कब, 1942 में। इसमें इन्होंने भी कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इन्होंने भी कहा कि भारतीयों के लिए संविधान होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब यह 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में। अतः उस समय तो कोई ज्ञान नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होगा। बस अंग्रेजों ने यह कहा कि भारतीयों का जो है कि संविधान सभा होगा, लेकिन कब बनाया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होगा, उस समय यह निश्चित नहीं था। इसलिए भारतीयों ने क्या कहा कि नहीं, जब भी बनाएंगे हम अभी बनाएंगे, नहीं तो हमको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आवश्यकता नहीं है। जब भी बनाएंगे हम अपना संविधान खुद बनाएंगे और अभी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसलिए भारतीयों ने इसे भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, उस समय अंग्रेज़ों की एक चाल थी। क्या चाल थी कि अगर क्रिप्स मिशन के द्वारा इन्होंने कहा कि भारतीयों की संविधान सभा होगी, भारतीय तो खुश हो गए, लेकिन ये क्या चाहते थे, अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो भारतीय हैं, भारतीयों का प्रयोग ज़्यादा किया जाए, कहाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, इसलिए भारतीय उस समय के थोड़े बहुत समझदार हो चुके थे, हमारे जो नेता थे काफ़ी समझदार थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्हें पता था कि ये सिर्फ क्या है, हमारा उपयोग करना चाहते हैं, उसके बाद पता नहीं संविधान सभा बनेगी कि नहीं। इसलिए भारतीयों ने भी कहा पहले संविधान सभा बनेगी तभी हम लोग जा सकते हैं। ठीक, अतः इसे भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसके बाद आता है, दिख रहा है कि नहीं, इसके बाद यहाँ दिख रहा है, ऊपर मिटाते हैं। इसके बाद आता है मेरे प्यारे मित्रों, वेवेल योजना। ठीक है, नोट करते जाइएगा, सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। इसके बाद आता है वेवेल योजना। तो मेरे प्यारे मित्रों, वेवेल योजना आता है 1945 में। वेवेल योजना सर स्टेफर्ड क्रिप्स के बजाय भेजा गया लॉर्ड वेवेल को। किसको, लॉर्ड वेवेल को। और यह वेवेल योजना कब आया था, 1945 में। कब आया था, 14 जून 1945 को क्या आया था, वेवेल योजना। तो दोस्तों, इस वेवेल योजना के तहत भी क्या कहा गया कि भारतीयों का एक अपना संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कब होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इन्होंने भी क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होना चाहिए। ठीक, इसलिए हम भारतीयों ने इसे भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। क्या था मित्रों, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है मेरे प्यारे मित्रों, 1946 में।
थोड़ा सा अब और कंसंट्रेट करके समझने का प्रयास कीजिएगा, लेजर शार्प फोकस मारिएगा, ठीक है। लेजर शार्प फोकस का मतलब होता है जैसे आप लेज़र लाइट देखें हैं, आप लेज़र लाइट को जहाँ पर जलाएंगे उसकी जो प्रकाश है सिर्फ वहीं पर पहुँचती है। तो उसी प्रकार से आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करिए, कंसंट्रेट कीजिए कुछ टाइम के लिए हमें सुनने के लिए, ठीक है। मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन आया दोस्तों 1946 में, और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1945 तक। अतः जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, तब आया कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन के तहत तब जाकर के स्वीकार किया गया, पूर्णतः स्वीकार किया गया कि अब भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, और उसमें पूर्ण रूप से क्या रहेंगे? भारतीय ही रहेंगे। अतः भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। किस मिशन के तहत या फिर किस प्रस्ताव के तहत लाया गया? कैबिनेट प्रस्ताव के तहत, ठीक है। अतः इसमें क्या कहा गया कि भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि अंग्रेज़ों ने यह माना कि यह इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीयों का एक संविधान सभा होनी चाहिए, और उसमें सभी क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के तहत यह मान लिया गया, तो अब क्या हो जाता है? संविधान सभा का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है प्यारे मित्रों। संविधान सभा का निर्माण क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है? लिखिएगा 9 दिसंबर 1946 से। कब? 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो जाता है। अभी हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों, जो 1946 का कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन के तहत हमारे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 389 सदस्य थे। अब ये 389 का आंकड़ा कहाँ से आया? ठीक है, अभी आप कह सकते हैं कि 200 भी हो सकता था, 389 क्यों? 289 हो जाए, 189 हो जाए, 190 हो जाए, 150 हो जाए, 50 हो जाए, इतने भी तो सदस्य हो सकते थे। 600 हो सकता था, 700 हो सकता था, कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकता था, लेकिन 389 ही क्यों हुआ? यह क्या होता है? प्रश्न बनता है, ठीक है। यह प्रश्न बन सकता है कि 389 ही क्यों हुआ। तो इसका सिंपल सा जवाब है मेरे प्यारे मित्रों कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय जो भारत की जनसंख्या है वह कितनी थी? 40 करोड़ के आसपास थी, या फिर 40 करोड़ आप कह सकते हैं कि उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, ठीक है। जब 40 करोड़ जनसंख्या थी तो कैबिनेट मिशन के द्वारा यह कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा। अतः 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कितने व्यक्ति करेंगे? एक व्यक्ति, ठीक है। कितना? एक व्यक्ति करेगा 10 लाख पर। तो बताइए 40 करोड़ पर जब जाएंगे, 40 करोड़ के आसपास, तब 389 सदस्य निकल करके कुल आ रहे थे। कितने? 389। तो ये आंकड़ा वहीं से आया, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा 389 को, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मिला कितना? 389 सदस्य, 389 सदस्य। तो मेरे प्यारे मित्रों समझिएगा, इस 389 सदस्य में कौन कौन से लोग थे समझिएगा। उस समय का जो हमारा भारत था, जो हमारा ब्रिटिश भारत था, उस समय 2 तरह के लोग राज करते थे। भारत पर 2 तरह के लोग राज करते थे। एक तो जो राजा होते थे, ठीक है, जिनको हम रजवाड़े कहते हैं, वो थे, और एक ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, अतः अंग्रेज़ थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उस समय ब्रिटिश प्रांत कहते थे। इस समय राज्य कहते हैं, उस समय क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। और क्या थे? 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। कितने? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। कितने? 4। और ये ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? 292। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य थे, और देसी
प्रांत से कितने थे? देशी प्रांत मतलब जो राजा और महाराजा राज करते थे, ठीक है। देशी प्रांत से क्या मतलब था? कितने लोग थे? 93 लोग थे। समझने का प्रयास कीजिएगा। 292 प्लस 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? अतः ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने थे? 296 हो जाएंगे। कितने? 292 और 4। ये जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है, समझिएगा क्या होता है। जैसे वर्तमान समय में आप कहेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जिस तरह से आज का हमारे यह केंद्र शासित प्रदेश है और ये राज्य है, उसी प्रकार से जो राज्य थे उस समय के जो प्रांत थे वहाँ से कितने सदस्य लिए गए थे? 292। और जिस तरह से आज का केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से उस समय का क्या होता था? चीफ कमिश्नरी प्रांत होता था, ठीक है। क्या होता था प्यारे मित्रों? चीफ कमिश्नरी प्रांत होता था उस समय, ठीक है। और चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे? 4 थे, ठीक। देशी प्रांत कितने थे? 93। अब ये जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे कितने थे? 4 थे। चारों का नाम लिख लीजिए, पूछता है, ठीक है, पूछता है। पहला लिखिएगा अजमेर, दिल्ली लिखिए। पहला लिख लीजिए दिल्ली, दूसरा लिख लीजिए अजमेर, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तीसरा लिख लीजिए कुर्ग, ये कहाँ है? कर्नाटक में। और चौथा लिख लीजिए बलूचिस्तान। चौथा क्या है? बलूचिस्तान। इस समय ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। जो बलूचिस्तान है वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये जो है कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये जो 4 हैं, ये क्या थे? ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उस समय के, ठीक है। ब्रिटिशों के चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जैसे आज का हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और 93 क्या थे? देशी प्रांत से थे। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 292 4 96 हो जाएंगे। 96 जब आप 93 जोड़ेंगे तो आपको कितना आंकड़ा मिलेगा? 389 का। तो आपको 389 मिल जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं। अब दोस्तों, हमने अभी बताया आपको कि कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है? भारतीय संविधान सभा का निर्माण शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है? 9 दिसंबर 1946 को। अतः 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक। इस पहली बैठक में जब बैठक हुई तो कोई ना कोई अध्यक्षता उस बैठक की करेगा। तो इस पहली बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे थे, इस पहली बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। कौन कर रहे थे मित्रों? सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे, ठीक है। अब बात आती है कि सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों कर रहे थे? कोई और व्यक्ति क्यों नहीं हुआ? नेहरू क्यों नहीं हुए? अन्य व्यक्ति भी क्यों नहीं हुए? तो इसका साधारण सा जवाब है मेरे प्यारे मित्रों कि आपको पता है हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें बुजुर्गों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। बुजुर्गों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इसलिए उस समय के जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अतः इन्हें ही पहली बैठक में संविधान सभा का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। अतः पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे ये? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो आपका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि पूछे कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था तो भी क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब ये जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। अतः वो इस संविधान सभा को नहीं मान रहे थे, ठीक है। वह इस संविधान सभा को नहीं मान रहे थे। मुस्लिम लीग का जो नेता था, मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। लिखिएगा यहाँ पे, जान लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना। यही जिद कर रहे थे अलग पाकिस्तान की, ठीक है। जबकि
जो हमारे गांधी जी थे वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन न हो, इनका बंटवारा न हो, एक रहे। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना था यह अड़ा हुआ था कि नहीं, प्रधानमंत्री हम बनेंगे। और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अड़े थे कि नहीं, प्रधानमंत्री हम बनेंगे। तो इसी में विवाद होता है और मोहम्मद अली जिन्ना मांग करता है अलग पाकिस्तान की। ठीक है, यह हालांकि यह मुस्लिम था, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम थे, तो इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। ठीक है, तो उसमें मुस्लिम भी बहुतायत मात्रा में थे। अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए, प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। इसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। मतलब अब अध्यक्ष कौन रहेगा, अब अध्यक्ष कौन रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई का मतलब अस्थाई रूप से अब यही रहेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मित्रों हमारे बिहार के थे। कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, चलिए अब 13, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, आप लोग समझिएगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नीचे ज़्यादा लिखेंगे तो दिखेगा भी नहीं, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। इतना हुआ, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, समझिएगा। अब 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कहाँ पर, संविधान सभा के समक्ष। ठीक है, संविधान सभा के समक्ष या फिर संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब, 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, बुक में आपको उद्देश्य ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, 22 जून 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, अतः 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में पेश किया था, लेकिन संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, 22 जून 1947 को स्वीकार किया। इतना लेट स्वीकार करने का कारण क्या था मित्रों, इतना लेट उद्देश्य, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार करने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर चुकी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर चुकी थी और यह नहीं चाहते थे, और संविधान सभा यह नहीं चाहता था कि जो नेहरू जी दिए हैं उद्देश्य प्रस्ताव उसे मान लिया जाए या फिर स्वीकार कर लिया जाए। जब तक कि देखिए, हमारे जो संविधान सभा है वह चाहती थी कि जो कुछ भी होगा वह सर्वसम्मति से होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है और बाकी जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, सबकी सहमति से होगा। लेकिन माना गया, इसलिए इतना लेट, बस इतना जानिए कि लेट इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, और जो संविधान सभा था, संविधान सभा चाहता था कि मुस्लिम लीग आए और इस पर अपनी सर्वसम्मति दे। ठीक है, अगर नहीं देता तो यह स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन बस मुस्लिम लीग के न शामिल होने की वजह से यह कब स्वीकार किया गया, 22 जून 1947 को। कब स्वीकार किया गया, 22 जून 1947 को। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को संशोधन करके, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन करके हमारा वर्तमान समय का प्रस्तावना बना है। क्या बना है, प्रस्तावना, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। यही जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप क्या है, हमारा आज का प्रस्तावना। ठीक है, चलिए अब कभी कभी विवाद होता है दोस्तों की बात आती है कि संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे, संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे। तो आपको किताबों में मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों कि संविधान सभा में 11 बैठक हुए थे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। 11वां जो बैठक था वह आपका था 26 नवंबर
49 को, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी एक और बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो 11 बैठक यह है और एक बैठक है, मिला के कुल कितने बैठक हुए? 12 बैठक हुए। कितने? 12 बैठक हुए। किताबों में आपको 11 बैठक ही मिलेगा, कहीं कहीं हो सकता है 12 मिल जाए, लेकिन अक्सर किताबों में 11 मिलता है। ध्यान रखिएगा, अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी को ही लोग 26 नवंबर 1949 को ही लोग अंतिम बैठक मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। कुल मिला के कितने बैठक हो जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों? 12 बैठक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जब अंतिम बैठक हो गई तो अंतिम बैठक में मेरे प्यारे मित्रों संविधान सभा पर हस्ताक्षर होता है। अंतिम बैठक में संविधान सभा पर हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने। अंतिम बैठक में संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुआ और हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? कितने सदस्यों ने किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर किया था। ठीक है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे अंतिम में किसने किया था? सबसे अंत में किसने किया था हस्ताक्षर? तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अभी हमने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान लागू तो हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू हुआ कैसे? आंशिक रूप से। आंशिक रूप से मतलब समझा रहे अभी। आंशिक रूप से मतलब है, तात्पर्य यह है कि आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि कम। अतः जो हमारा संविधान है पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था और इस दिन सिर्फ और सिर्फ संविधान के 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। कितने? 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। ठीक है, और इन कभी कभी प्रश्न में पूछ सकता है कि इन 15 अनुच्छेद जो लागू हुए थे किस अनुच्छेद के तहत लागू हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, 394 अनुच्छेद 394 के तहत 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किया गया था। ठीक है, अब बताइएगा, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है तो पूर्ण रूप से कब लागू होता है? ठीक है, प्रश्न बनता है, तो लिखिएगा पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू होता है मेरे प्यारे मित्रों? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा भारतीय संविधान लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो चुका था तो उस दिन आंशिक रूप से ही क्यों लागू किया गया? पूर्णतः क्यों नहीं लागू किया गया? ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों इसका बड़ा सिंपल ही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को बन के तो तैयार हुआ, ठीक, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब किया गया था? 1929 में। ठीक है, दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब था? दिसंबर 1929 में। ठीक है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था और ठीक 26 दिसंबर 1930 को, ठीक है, 26 दिसंबर 1930 को इसी लाहौर अधिवेशन के तहत हम भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या मनाया था?
प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो है संविधान सभा है उसको पूर्ण रूप से लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे। यहाँ डेट 26 जनवरी से मायने रखता है, क्योंकि यह 26 नवंबर 1949 था, तो उसके बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? 1950 ही आएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्रिस्टल क्लियर हुई? पूर्णतः समझ में आ गई? बताइएगा। ठीक है, ओके। अब इतना हुआ, यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। किस लिए लागू हुआ यह भी आपको क्लियर हुआ। ठीक, हमने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है, सर्वप्रथम बार लागू हो जाता है। ठीक है, अतः मान्य यही होता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। अगर प्रश्न पूछता है कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो आपको 26 जनवरी 1950 क्या करना है? टिक करना है। अगर पूर्ण रूप से न पूछे तो इसको टिक करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब 26 जनवरी 1949 को जब लागू हुआ प्रथम बार, तो एक व्यक्ति थे लक्ष्मीमल सिंघवी। इसको मिटाते, थोड़ा सा बोर्ड भर जा रहा है। एक व्यक्ति थे लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी, इन्होंने सलाह दिया, लक्ष्मीमल सिंघवी ने सलाह दिया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो इस दिन क्यों न विधि दिवस मनाया जाए। क्या मनाया जाए? विधि दिवस या संविधान दिवस। तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की जो कमेंट होता है हमारी ऊर्जा का भंडार होता है। देखिए, अभी शुरुआत है। ठीक है, अभी शुरुआत है, चैनल का भी शुरुआत है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ चैनल को बनाए हुए, और पॉलिटी का भी शुरुआत किया गया है। ठीक, आपको रीजनिंग की वीडियो देते रहते हैं हम आपको रीजनिंग का वीडियो सुबह 7 बजे देते हैं, और यह जो है पॉलिटी का सुबह 8 बजे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अभी ना जो अपने दोस्त लोग हैं उनमें भी शेयर किया करिए आप लोग। ठीक है, ताकि वो लोग भी जुड़े और वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए हम संविधान से आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे पूरी विस्तृत तरीके से। ठीक है, पूरी तरह से। ओके, चलिए इतना हुआ। कुछ टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि प्रश्न बनता है कि जो संविधान हमारा कितने दिन में संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, संविधान 9 दिसंबर से लेकर के चलता है, 1946 से बनता है, तो आता है 26 नवंबर तक ही जोड़ा जाता है। ठीक है, 26 नवंबर तक ही जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे तो आता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अतः आपसे प्रश्न पूछ दिया कि संविधान सभा का निर्माण कितने दिन में हुआ था, तो आपका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, फिर प्रश्न एक पूछता है कि इसमें कुल कितने खर्च आए, तो खर्च आया था 64 लाख रुपए। ठीक है, 64 लाख रुपए। उस समय के हिसाब से 64 लाख बहुत थे, समझिएगा, 1950। ठीक है, उस समय के हिसाब से 64 लाख रुपए बहुत थे। ठीक, प्रश्न बनता है कि जो पहला बैठक हुआ था, या फिर ऐसे बनता है, मिटाते इसको थोड़ा सा, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? कुल कितनी महिलाएं थी? तो मेरे प्यारे मित्रों, कुल 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो कितनी थी? 9 महिलाएं थी। कितनी? 9 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र
मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? देखिए, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, ठीक। इन 15 महिलाओं में एक महिला मुस्लिम थी, उनका नाम क्या है? बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल। क्या? बेगम अय्याज रसूल। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, एक प्रश्न और बनता है कि जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? ठीक है, बात आती है संवैधानिक सलाहकार की। संवैधानिक सलाहकार की तो कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BN राव। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? BN राव कहते हैं। क्या इतनी बातें आप लोग समझ में आई? समझ में आया तो बताइएगा। अब ये जो बेनेगल राव थे, ठीक है, ये जो बेनेगल राव थे, इन्होंने भारतीय संविधान का क्या तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था। क्या संविधान इन्होंने भारतीय संविधान का क्या तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किसने? बेनेगल नरसिंह राव ने। ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप तैयार नहीं किए थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने जो ये प्रारूप बनाया है, इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था या फिर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब थोड़ी सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको जान लीजिएगा, प्रारूप समिति के बारे में, उसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति। अभी मेरे प्यारे मित्रों, जो हमने बताया कि बेनेगल नरसिंह राव ने प्रारूप, जो संविधान का प्रारूप है, उन्होंने बनाया था। किसने? BN राव ने। तो यहाँ पर प्रारूप समिति को इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अंबेडकर का जिक्र आया है। अंबेडकर का जिक्र हम आज ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आज ही अभी कुछ टाइम में बताएंगे हम इसी वीडियो में कि जितनी भी समितियां हुई थी, ठीक है, संविधान सभा के दौरान जितनी भी समितियां बनी थी, उन समितियों के जितने अध्यक्ष थे, कौन कौन थे, उनका भी डिस्कस हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी प्रारूप समिति को समझ लेते हैं। प्रारूप समिति को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, जो ये प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी। KM मुंशी का मतलब होता है कन्हैयालाल। कन्हैयालाल, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मानकलाल मुंशी। क्या? कन्हैयालाल मानकलाल मुंशी। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला। यह जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, कौन थे? मुस्लिम लीग के थे। ये कौन थे? मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, प्रश्न एक बार बना था कि निम्न में कौन ऐसे बना था कि, देखिए बस आपको इतना याद रखना कि जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, यह ही क्या है? एक मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो प्रश्न ऐसे बना था कि जो ये जो जितने सदस्य, 6 सदस्य अन्य सदस्य हैं, पूछा था कि निम्न में कितने सदस्य मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? एक ही है, बाकी क्या है? सभी अन्य हैं। ठीक है, सभी कांग्रेस के सदस्य हैं। ठीक, अभी यहाँ पर कितने सदस्य मुस्लिम लीग से हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य है। कौन? मुस्लिम लीग से। उनका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद जो 6वें व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, N माधवराव हैं। 7वें व्यक्ति में 2 नाम आता है, DP खेतान और TT कृष्णामाचारी का। तो पहले तो जो सदस्य थे DP खेतान थे, लेकिन इनका किन्हीं कारणों की वजह से, देहांत हो जाने की वजह से, इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को क्या बनाया जाता है? प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न कभी कभी यह बन जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो उसको लिख लीजिएगा 29 अगस्त 1900
को 29 अगस्त 1947 को किसका गठन हुआ था? प्रारूप समिति का। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पहले इस बात को समझ लीजिएगा, जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद मैं सभी समितियों पर बात करूंगा। थोड़ा सा बस जान लेंगे कि जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, बस इतना ही आपको जानना है। उसमें क्या हुआ था वह आप जब मेंस का एग्जाम देंगे उसके थ्रू पढ़ लेंगे। ठीक है, या फिर उसके थ्रू मैं खुद पढ़ा दूंगा। ठीक, यूपीएससी के लिए मेरा खुद ऑप्शनल सब्जेक्ट वही है, यही पॉलिटी। ठीक, पहले तो ज्योग्राफी रखे थे, चूँकि ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों में काफ़ी अच्छी खासी रुचि है हमारी, तो कोई भी सब्जेक्ट हो दोनों अच्छा है। ठीक है, तो देखिएगा जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति मैंने बताया 7 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अब मेरे प्यारे मित्रों हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो मेरे प्यारे मित्रों संविधान सभा के, अच्छा हाँ एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं, जो संविधान सभा में 292 सदस्य थे और उसके बाद इधर 93 देसी रजवाड़े थे। ठीक है, देसी रजवाड़े थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो सभी संविधान के सदस्य थे, जो संविधान के सभी सदस्य थे, क्या वो निर्वाचित थे या फिर मनोनीत थे? क्या वो निर्वाचित थे या फिर वो मनोनीत थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि वो दोनों थे। ठीक है, ये जो ब्रिटिश प्रांत से सदस्य आए थे इनका निर्वाचन हुआ था। कैसा निर्वाचन हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। किसका? जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे। लेकिन जो देसी रजवाड़े थे इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। किसको? जो देसी रजवाड़े हैं इन्हें मनोनीत किया गया था। और जो ब्रिटिश प्रांत से उन्हें क्या किया गया था? उनका निर्वाचन हुआ था। कैसा निर्वाचन? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक है, अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो डीप क्वेश्चन पूछना होगा उसको, तो पूछ सकता है कि जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे ब्रिटिश प्रांत से, उनका निर्वाचन हुआ था या फिर मनोनयन हुआ था या फिर मनोनीत किए गए थे? अगर निर्वाचन हुआ था तो कैसा निर्वाचन हुआ था? प्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसा निर्वाचन हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो जब संविधान सभा का सदस्य चुना जाना था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से लड़े थे? बॉम्बे से। ठीक है, संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। और पहले कहाँ से लड़े थे? बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और ये क्या होते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, और यह हार जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद, ठीक है, मुस्लिम लीग की सहायता से, इसको मिटाते थोड़ा सा, फिर मुस्लिम लीग की सहायता से, किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से यह बंगाल के जयसुर कुलना नामक क्षेत्र से लड़ते हैं। कहाँ से? बंगाल के जयसुर कुलना से। ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, पूछता है। ठीक है, पहले कहाँ से? बॉम्बे से लड़े तो हार गए। अब दोबारा मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल के कहाँ से? जयसुर कुलना से लड़ते हैं और चुनाव जीतकर संविधान सभा का सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा का सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी मैंने मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र किया। वो हमेशा मांग करते रहे किसकी? एक अलग देश की। ठीक है, एक अलग देश की, पाकिस्तान की। ठीक, तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में भारत देश का विभाजन हो जाता है। जब विभाजन होता है दोस्तों, तो ये जो जयसुर कुलना वाला क्षेत्र है, यह चला जाता है पाकिस्तान में। अब कहेंगे दोस्तों, कहेंगे सर ये जो जयसुर कुलना है बंगाल में है, तो पाकिस्तान में कैसे चला गया? तो मैं मेरे प्यारे मित्रों बता दूं, जरा सा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए ऐसे ही है। ठीक, समझिएगा। आप कहेंगे सर पाकिस्तान वाला क्षेत्र तो ये है, ठीक, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों समझिएगा, ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, जो आज का बांग्लादेश है, ये और ये
ये दोनों ही क्या हैं, यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये जो जिन्ना था इसने कहा कि हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, क्योंकि जिन्ना जो था खुद मुस्लिम था, तो इसने मुस्लिम राष्ट्र की अलग मांग की, उसका नाम पाकिस्तान रखा था। तो ठीक है, जो बांग्लादेश है उसमें क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान, उसमें क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान, और यह क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान था। तो बंगाल हमारा यहाँ है, तो बंगाल का जो जैसुर कुल्ला वाला क्षेत्र था वह कहाँ चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। जब पूर्वी पाकिस्तान में चला जाएगा तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे वो क्या हो जाते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष तब नहीं रह जाते हैं। ठीक है, जब पाकिस्तान में चला जाएगा वह वाला क्षेत्र तो उनका जो सदस्यता है छीन जाता है। ठीक है, अब समस्या खड़ी हो जाती कि ये जो अम्बेडकर है ये सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, हालांकि जो बांग्लादेश आज बना है यह आज़ाद करवाया गया था किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। यहाँ पर ये पश्चिमी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान को शक होता था कि पूर्वी पाकिस्तान भारत से मिल करके हमारे राज खोल रहे हैं, तो यहाँ वाले जो पश्चिमी पाकिस्तान थे उनका जो गतिविधि का केंद्र था यहाँ था, तो यहाँ से ये लोग इनको सताते थे और ये लोग खुद आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने इंदिरा गांधी की सहायता ली और इंदिरा गांधी ने इनको आज़ाद करवाया। बाद में इसकी जब चर्चा करेंगे तो पूरा विस्तृत लेवल से चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग संविधान सभा को देखते हैं, अम्बेडकर को देखते हैं। अब अम्बेडकर जैसुर कुल्ला वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक, अब ये सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे, बेनेगल राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम कहते हैं BN राव, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो एक विशेषज्ञ थे, तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के शासक, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री। बम्बई के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, BG खैर, इन्होंने इनको पत्र लिखा और बॉम्बे से एक रिक्त स्थान करवाया। ठीक है, बॉम्बे से एक स्थान रिक्त करवाया और फिर जब रिक्त करवाया तो यहाँ से बॉम्बे से जो स्थान रिक्त हुआ था वहाँ से यह चुन के आते हैं, तब जाके पुनः क्या होते हैं, पुनः यह संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक, पुनः यह संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब एक सवाल कभी कभी बन जाता है कि जो यहाँ पर रिक्त स्थान हुआ था, ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के लिए वह कौन व्यक्ति था जिन्होंने अपना स्थान रिक्त किया था, तो उसका नाम है MR जयकर। ठीक है, किसने किया था दोस्तों, MR जयकर ने किया था। ठीक है, तो इतनी कहानी हो गई, इतने पर ही हम रोकते हैं। कुछ संविधान सभा की समितियां हैं, हम उन पर कल बात कर लेंगे, दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की अनुसूचियों को पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे भारत के भाग पर, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग प्रस्तावना पर। ठीक है, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को पूरी गुणवत्ता के साथ, एक अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको बताया जाएगा और आप लोग थोड़ा सा बस मेहनत से, ध्यान से, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और हाँ, वीडियो को आप लोग अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ठीक है, उन्हें बताइए कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमको दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।